पिछला जो है टॉपिक उससे थोड़ा सा हम मुंसलिक करते हैं अपने टॉपिक को, क्योंकि हमने जो है वो पढ़ा था रिगार्डिंग बफर कंपाउंड्स, और उसमें बफर में हमने ये पढ़ा था कि हर वो कंपाउंड जो कि क्या करता है, जो कि किसी भी जगह पर एसिड मेंटेन करता है और बेसिसिटी को मेंटेन करता है, उसको जो है हम बफर कहते हैं। फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन को समझ लेते हैं। इस इक्वेशन में क्या है कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन आपको शो किया हुआ है। हमारे ब्लड में ये H2CO3 भी मौजूद होता है और HCO3 नेगेटिव भी मौजूद होता है। ये दोनों कंपाउंड्स हमारे ब्लड में मौजूद होते हैं। अब ये जो दोनों कंपाउंड्स आपके पास हैं, इसमें डिपेंडिंग ऑन द पीएच द रिएक्शन कैन बी मूव टू राइट और लेफ्ट। ठीक है, कैसे राइट और लेफ्ट पे मूव करता है कि अगर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो जाते हैं, अगर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो जाते हैं तो ये HCO3 नेगेटिव उसके साथ कंबाइन होकर H पॉजिटिव बना देता है और उसको कार्बोनिक एसिड जैसे कंपाउंड में पैक कर देता है। फ्री हाइड्रोजन आयन नहीं रहने चाहिए। अगर किसी भी सॉल्यूशन में फ्री हाइड्रोजन आयन रह जाते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो H पॉजिटिव है ये ज़्यादा से ज़्यादा एसिडिटी कॉज कर सकेगी। अब उसमें ये होगा कि हम किसी भी तरह से इस H पॉजिटिव को ब्लड में से गायब करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और अगर बेसिसिटी ज़्यादा हो जाती है, बेसिक ज़्यादा हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इस रिएक्शन में H पॉजिटिव को ज़्यादा कर देंगे। आपको पता है कि किसी जगह पर एसिड और बेस जो है वो अगर एक जगह मौजूद हो तो क्या होता है, एसिड और बेस आपस में मिलकर सॉल्ट बना देते हैं, जिसको आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो वही फिनोमिना यह होता है कि किसी भी तरह अगर जो ब्लड के अंदर बाइकार्बोनेट आयन यानी बेसिसिटी ज़्यादा होती है तो उसको थोड़ा सा एसिडिक साइड पर ले जाते हैं, और अगर एसिडिटी ज़्यादा होती है तो उसको थोड़ा सा बेसिक साइड पर रिएक्शन को हम ले जाते हैं। तो ये जो है वो हमारी बॉडी में मुस्तकिल चलता रहता है। जो एक रिएक्शन है ये मुस्तकिल चलता है, और इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे ब्लड के अंदर जो एक एक्सट्रीमली डेंजरस रिएक्शन हो सकता है, और वो क्या है, वो ये है कि किसी भी तरह से ब्लड एसिडिफाई या बेसिसिटी उसके अंदर आ सकती है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये जो फिनोमिना है इसको परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, अब ये जो बफर होना या एक चीज़ उन्होंने इसकी एप्लीकेशन बताई है। एक तो अभी हम पढ़ रहे हैं ना कि बफर होना क्या होता है, एसिड होना क्या होता है, बेस होना क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड मैंने आपको बताया, मैंने इनऑर्गेनिक एसिड बताया, बेसिस बताए, ऑर्गेनिक एसिड समझना क्यों ज़रूरी है, इनऑर्गेनिक एसिड, ये सारा कुछ उसमें डिस्कस हुआ था। लेकिन एक चीज़ जो इन्होंने प्रैक्टिकली बताई है कि प्रैक्टिकली इस वक्त हो क्या रहा है, उसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो असल में हमारे इसी रिएक्शन के साथ है। इस रिएक्शन को एक दफ़ा फिर से लिख लेते हैं। यहाँ पर H2CO3 है। ठीक है, इस रिएक्शन में होता ये है कि ये H2CO3 मोस्टली ऐसा होता है कि हमारे ब्लड में H2CO3 जो है HCO3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव फॉर्म में मौजूद होता है। लेकिन ये रिएक्शन वैसे तो हम ये जानते हैं कि ये हमारे ब्लड में होता है, लेकिन ये रिएक्शन एक और जगह भी होता है, और वहाँ के लिए ये रिएक्शन बहुत लीथल होता है। और वो क्या है, वो है ओशन बॉडी। ओशन के अंदर क्या होता है, गौर कीजिएगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्वेबल होती है। फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आपके इन्वायरमेंट में है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड अगर ओशंस में शामिल हो जाती है ना, तो ओशंस में जाके ये बनाती है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे ब्लड में ब्रेक होता है, कार्बोनिक एसिड ब्रेक होकर H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव बना देता है। अब ये जो यहाँ से आगे जो फिनोमिना है ना, वो मैं अब आपको समझाता हूँ मैनुअली, ज़रा गौर कीजिएगा। फॉर एग्जांपल हमारे जो जी प्लीज़ एक मिनट रुकिएगा, मुझे ज़रा एक ज़रूरी फ़ोन आ रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको जो है वो एक बताता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात। वो ये है कि फॉर एग्जांपल दिस इज़ एन ओशन,
और इस ओशन में एक ख़ास तरह का ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहा होता है, और वो ऑर्गेनिज्म जो है उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है भी और नहीं भी है। ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इट इज़ रिलेटेड टू प्योरली इकोलॉजी। आप लोगों ने एक खास किस्म के ऑर्गेनिज्म वाइल्ड लाइफ के हवाले से और आप लोगों को डाइवर्सिटी के हवाले से आपको याद होगा, एक फाइलम होता है जिसको आप कहते हैं फाइलम नाइडेरिया, या दूसरे अल्फाज में आप उसको कहते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा। जी, नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा में कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ याद है? कोई एक बता दें इसका रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म, नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा में से। दोनों एक ही उसके नाम है। नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा ऑर्गेनिज्म हैं उनको आप कहते हैं हाइड्रा। हाइड्रा इसी तरीके से ये इसी में आ जाते हैं, सी एनिमनी, ठीक है। इसी तरीके से जेलीफिश भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एक ख़ास तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक हाइड्रा है, मैं एक हाइड्रा जो है वो यहाँ पर बहुत ही छोटा सा हाइड्रा बनाने की कोशिश करता हूँ, और ये इतने ही होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक हाइड्रा है, और ये जो हाइड्रा है ये क्या करते हैं, ये अपने इर्द गिर्द कैल्शियम का एक शेल बनाते हैं। हाइड्रा और फाइलम नाइडेरिया के जो ऑर्गेनिज्म है ये अपने इर्द गिर्द कैल्शियम का शेल बनाते हैं, ठीक है। अब ये कैल्शियम जो है उसको वो काफ़ी, कैल्शियम काफ़ी नहीं होती, बल्कि यहाँ पर हमारा जो ओशन होता है ना उसके अंदर कार्बोनेट आयंस मौजूद होते हैं, CO3 नेगेटिव, CO3 नेगेटिव, CO3 नेगेटिव, इसी तरह ये CO3 नेगेटिव। ये कार्बोनेट आयंस जो हैं ये हमारे ओशन में मौजूद होते हैं। ये कार्बोनेट आयंस और ये वाला कैल्शियम, ये जब कंबाइन होते हैं तो कैल्शियम और कार्बोनेट मिलकर क्या बना देते हैं, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैल्शियम कार्बोनेट का जो शेल है ये इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। बेसिकली ये इनकी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, ठीक है। अब आपको इसी से आपको एक और बात बताता हूँ कि ये अगर तादाद में बहुत ज़्यादा हो जाएं तो ये इतने बड़े बड़े कैल्शियम के पहाड़ बना देते हैं, ठीक है, जिनको आप क्या कहते हैं, जिनको आप कहते हैं कोरल रीफ्स। इनको आप कोरल रीफ्स, ये कैल्शियम कार्बोनेट के बड़े बड़े पहाड़ बना देते हैं, क्योंकि ये अकेले कभी नहीं होते, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये जितने ज़्यादा होंगे उतना ही बड़ा कैल्शियम कार्बोनेट का पहाड़ बन जाएगा, क्यों, जितने ज़्यादा ये साथ साथ जुड़े हुए होंगे उतने ही ज़्यादा कैल्शियम और कार्बोनेट को मिलाकर ये कैल्शियम कार्बोनेट का पहाड़ बना देंगे। बट प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आपके इन्वायरमेंट से CO2 आती है, और CO2 जो है वो यहाँ H2O के साथ मिलकर क्या बना देती है, कार्बोनिक एसिड बना देती है। कार्बोनिक एसिड बनता है, ये ब्रेक हो जाता है किसमें, HCO3 नेगेटिव में ब्रेक हो जाता है, और H पॉजिटिव में ब्रेक हो जाता है। ये H पॉजिटिव इस कार्बोनेट आयन जो कि इनको चाहिए था, जो कि हाइड्रा वगैरह को चाहिए था, ये इस कार्बोनेट आयन के साथ मिलकर क्या बना देता है, HCO3 नेगेटिव बना देता है। अब इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा लेस कार्बोनेट आयन वुड बी अवेलेबल फॉर less carbonate ion would be available for coral reef formation। कोरल रीफ जो है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो है वो बनना था, अब लेस कार्बोनेट आयन जो है वो अवेलेबल होगा, और लेस कार्बोनेट आयन के अवेलेबल होने का मतलब ये होगा कि अब यहाँ पर जो है वो इस फिनोमेना को आप कहते हैं ओशन एसिडिफिकेशन। यानी अब यहाँ पर क्या होना शुरू हो गया है कि ओशन के अंदर जो कोरल रीफ इतने बड़े बड़े बेहतरीन, और कोरल रीफ की इंपॉर्टेंस का अंदाजा ही नहीं कर सकते हैं। इस वक्त हमारा टॉपिक वो नहीं है, किसी दिन आया तो मैं आपको बताऊंगा कि कोरल रीफ जो है वो बाकायदा बहुत से ऑर्गेनिजम्स की पनाह है, बहुत से ऑर्गेनिज्म इसके अंदर रहते हैं, यहाँ से अपना फूड वगैरह लेते हैं, तो उसके बगैर उनका गुजारा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए जो है वो ये जो कोरल रीफ्स हैं इनकी राह में रुकावट अगर बनते हैं तो इस फिनोमिना को आप ओशन एसिडिफिकेशन कहते हैं। अब ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से नहीं होता, ये एक और भी चीज़ है जिसको आप एसिड रेन कहते हैं। एसिड रेन जो है उसकी वजह से भी ये फिनोमिना होता है, क्योंकि एसिड रेन में अगरचे होते इनऑर्गेनिक एसिड हैं, ठीक है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड कम pH 5 या 6 pH वाला, या नाइट्रिक एसिड, लेकिन होते तो एसिड ही है ना। तो वो अगर वो H पॉजिटिव दे रहे हैं, देखिए ज़रूरी नहीं है, हमारा मसला बाई कार्बोनेट नहीं है, हमारा मसला है कि अगर ओशन में H पॉजिटिव आ रहा है तो वो इशू है हमारा। तो H पॉजिटिव आकर यहाँ पर कार्बोनेट के साथ एक्शन करके उसका बाई कार्बोनेट बना देगा, और ये जो ओशन है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। दैट विल बी कॉज लॉस ऑफ मैनी ऑर्गेनिजम्स, लॉस हो जाएगा ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। तो इट इज़ अ वाइटल प्रोसीजर।
ये जो है ओशन एसिडिफिकेशन जो है इसके बारे में कहा जाता है। जी दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। इसमें ज़्यादातर जो है वो वाटर की इंपॉर्टेंस थी, वाटर क्यों जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, सोल्यूबल, इनसोल्यूबल, ये सारा कुछ मौजूद था। अब यहाँ पर जो है वो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कार्बन। जो कार्बन है, क्योंकि अब हमने जो है बेसिकली जो बेसिकली यूनिट स्टार्ट किया हुआ ना अपनी केमिकल बायोलॉजी का, इसके 7 यूनिट हैं। हमने जो यूनिट स्टार्ट किया हुआ उस यूनिट का जो टाइटल है वो है केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। और जो केमिस्ट्री ऑफ लाइफ है उसके अंदर हम इस वक्त कार्बन एंड इट्स इम्पोर्टेंस ये पढ़ने लगे। कार्बन एंड इट्स इम्पोर्टेंस, कार्बन और इसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से चंद एक बातें जो हैं वो ज़रूरी हैं। ये चैप्टर बड़ा छोटा सा है, लेकिन उतना ही इसमें जो है वो चंद एक चीज़ें बड़ी ज़रूरी किस्म की जो है वो यहाँ पर मौजूद है। फॉर एग्जांपल, कार्बन और इसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से आपको एक बात सबसे पहले तो बताऊं कि कार्बन जो है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 6। ठीक है, अगर आप इसके शेल्स और ऑर्बिटल्स की आप जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो ये बनता है 1s2, कंप्लीट हो गया शेल। दूसरे शेल में आइए 2s2, और इसका जो ऑर्बिटल है वो दूसरा ऑर्बिटल वो है 2p। 2p इसके सब ऑर्बिटल 2px, 2py और 2pz। ठीक हो गया। अब 2px, 2py, 2pz एक इलेक्ट्रॉन इधर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन इधर देंगे। टेक्निकली जो भी कार्बन का एटम होगा उसके अंदर टोटल कितने बॉन्ड्स बनाने की जो है वो क्वालिटी है, कितने बॉन्ड्स बनाने की जो है वो उसके अंदर ताकत है, वो है 2 बॉन्ड्स बनाने की, क्योंकि जाहिर है कि सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। ठीक है, लेकिन आपको ये भी पता है कि कार्बन टोटली कितने बॉन्ड बनाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन के ऊपर खड़ी हुई है, तो कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बनाता है? 4। जी 4। कार्बन टोटल 4 बॉन्ड्स बनाता है। अब अगर कार्बन टोटल बनाता 4 बॉन्ड्स है और उसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन शेयर के लिए 2 हैं, तो कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है? बेटा कार्बन के अंदर, जो मैंने आपको एक दफ़ा पहले भी फिनोमेना बताया था, कार्बन के अंदर होती है हाइब्रिडाइजेशन। जो सब ऑर्बिटल होता है, सब ऑर्बिटल, ये जो हाइब्रिडाइजेशन होती है बेटा, ये आमतौर पर सब ऑर्बिटल्स के आपस में के ही होती है। ये जो कार्बन का सब ऑर्बिटल होता है 1s2, 2s2, ये ऑर्बिटल, इसका जो सब ऑर्बिटल होता है बेसिकली, ये हमने क्या पढ़ा हुआ, हमने ये पढ़ा हुआ है कि 2px, 2py, 2pz का क्या मतलब है कि x सब ऑर्बिटल जो है वो ये ओरिएंटेशन देगा, ये ओरिएंटेशन होगी z की, ये ओरिएंटेशन हो गई y की, और ये ओरिएंटेशन हो जाएगी x की। ये हमने जो है वो उस दिन पढ़ा था। लेकिन होता क्या है कि ये तीनों के तीनों जो शेल्स होते हैं, ये एनर्जी मिलने की वजह से ये तीनों के तीनों जो शेल्स हैं वो इसमें इनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन ये सारे शेयर कर लेते हैं, 2px, 2py, 2pz। अब गौर कीजिएगा, इसमें कितने थे? इसमें 2 थे। ठीक है, यहां पर इसके पास 2 थे, 2s2। लेकिन ये जो ऑर्बिटल्स होंगे, ये यहां पर इसके पास 2 थे, 2s2 था, 2px में एक था, 2py में एक था, 2pz खाली था। इसमें क्या होगा, जब ये ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइज होंगे, तो सबसे पहले सुनिए कि ये हाइब्रिडाइज किस तरह होंगे। ये देखिए, ये हाइब्रिडाइज इस तरह से होंगे कि ये एक ऐसे आ जाएगा, एक ऐसे आ जाएगा, और एक जो है वो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और जो s ऑर्बिटल होगा वो इन्हीं के साथ मिलकर इस फॉर्मेशन में आ जाएगा। यानी इसका क्या मतलब होगा कि कार्बन अपने 4 ऑर्बिटल्स को, या आप यूं कह लीजिए कि 2 ऑर्बिटल्स जिसमें 3 सब ऑर्बिटल भी शामिल थे, उनको एक तरह से कंबाइन करके उनका एक ऑर्बिटल बना लेगा। तो उनका कंबाइन करके एक ऑर्बिटल बनाएगा, तो अब सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक इसके पास, एक इसके पास, एक इसके पास और एक इसके पास। नाउ द कार्बन हैज एबिलिटी टू मेक द 4 बॉन्ड्स इंस्टेड ऑफ 2। ठीक है, इस वक्त सिर्फ हम जो जानते हैं एक ही ऐसा जो है वो कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन के पास जो है वो कार्बन की वैलेंसी 2 होती है, और वो कंपाउंड है जिसको आप कहते हैं C डबल बॉन्ड O, कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके अलावा जितने भी कार्बन के कंपाउंड हैं उन सब में डबल बॉन्ड होता है कार्बन के अंदर। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन इवन जो है वो कार्बन, उसकी इन्होंने दिखाई हुई है यहाँ पर, अगर दिखाई हुई है तो मैं आपको शो करवा देता हूँ। यहाँ पर नहीं बताया हुआ, लेकिन ये इस तरह से जो है वो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी एंड इट वुड बी फॉर्मिंग 4 बॉन्ड्स। 4 बॉन्ड्स बनाने के बाद जो कार्बन की अगली इंपॉर्टेंट बात है बेटा, वो ये है कि कार्बन जो है उसके अंदर 3 तरह के कार्बन जो है वो स्ट्रक्चर बना सकता है। फॉर एग्जांपल लीनियर में क्या है, अगर आप फैटी एसिड को देखते हैं तो फैटी एसिड्स आमतौर पर लीनियर शेप में होते हैं, जितनी मर्जी लंबी चेन कर लें लेकिन वो लीनियर शेप में होता है। लीनियर शेप का मतलब ये होता है
कि एक लंबी चौड़ी, एक लंबी सारी जो है वो चेन हो, कोई भी उसमें नो ब्रांचिंग, नो रिंग फॉर्मेशन, कुछ भी ना हो, ठीक है, तो उसको आप कहते हैं लीनियर फॉर्मेशन। फिर उसके बाद कार्बन के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो ब्रांचिंग कर सकता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एबिलिटी है कार्बन की बेटा। ये कैसे इंपॉर्टेंट है कि वैसे तो हमारे इसमें जो है वो हमारे पास इतने ब्रांच कंपाउंड्स नहीं होते, लेकिन जब आप बात करते हैं किसकी, मैक्रोमोलिक्यूल्स की, तो कार्बन की ब्रांचिंग की कैपेबिलिटीज जो है वो सामने आती है। मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात करते हैं तो कार्बन की ब्रांचिंग एबिलिटी सामने आती है। मैं ब्रांचिंग से पहले आपको रिंग फॉर्मेशन बताता हूँ। कार्बन जो है वो रिंग फॉर्मेशन करता है। बहुत से ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर कार्बन के जो है वो रिंग्स बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज। ग्लूकोज एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन जो है वो रिंग फॉर्मेशन बना लेता है, और आपको ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर ग्लूकोज रिंग ना बनाए तो हमारे लिए ये बेकार है, यूजलेस है। अगर ग्लूकोज रिंग नहीं बनाता तो हमारे लिए यूजलेस है। हमारे किसी रिसेप्टर के ऊपर, कोई भी हमारा रिसेप्टर ऐसा नहीं है जिसके ऊपर ग्लूकोज आकर एडजस्ट हो सके अगर वो रिंग फॉर्म में ना हो। कोई हमारा रिसेप्टर ऐसा नहीं है। हमारे लिए जो वाहिद यूजेबल फॉर्म है वो रिंग फॉर्मेशन है, वो चाहे फ्रुक्टोज की हो चाहे ग्लूकोज की हो। जैसे मैंने आपको ग्लूकोज की बनाकर दी, उसी तरह जो रिंग होती है वो फ्रुक्टोज की भी बनती है। ये फ्रुक्टोज की रिंग है, ठीक है, 5 कॉर्नर्ड। इसका ऑब्वियस मतलब ये है कि रिंग फॉर्मेशन इज एक्सट्रीमली नेसेसरी। ब्रांचिंग कब होती है? ब्रांचिंग तब होती है जैसे आप बनाते हैं ग्लाइकोजन, ठीक है। अभी जो ग्लाइकोजन है इसके अंदर जो ब्रांचिंग है वो इस तरह से है, ठीक है। अब ये दो, तीसरा सब यूनिट ग्लूकोज का, ग्लाइकोजन एक ग्लूकोज का एक बड़ा सारा जो है वो एक वो होता है, ग्लूकोज का बड़ा सारा एक आप यूं कह लीजिए कि मल्टीपल ग्लूकोज मिलकर जो है वो पॉलीमर होता है, ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। अब यहां देखिए, यहां नीचे एक ग्लूकोज लगा होगा, यहां नीचे एक अदद ग्लूकोज लगा होगा। अब ये क्या हो गया? ये हो गई ब्रांचिंग, ये ब्रांचिंग हो गई है, ठीक है। फिर अब आगे, ये आगे ऐसे, ठीक है, ये ब्रांच बन गई। फिर अगर फर्ज करें कि अगले वाला ग्लूकोज मैं बनाता हूं, अगले वाला ग्लूकोज हमने बनाया, ठीक है, और उसके बाद ऊपर एक और ब्रांच जोड़ दी। अब ये इसके साथ ब्रांच कर लेगा ऐसे, ठीक है। अब ये जो सिचुएशन है जिसमें कार्बन, अब ये ब्रांचिंग जो है बहुत से कंपाउंड्स को वो प्रॉपर्टी देती है। फॉर एग्जांपल मैं 4 कंपाउंड्स के नाम आपके सामने लिखता हूं और वो चारों कंपाउंड आपस में बड़ा ही बुनियादी तौर पर जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं। 3 मेन कंपाउंड्स है। एक कंपाउंड है स्टार्च, दूसरा कंपाउंड है ग्लाइकोजन और तीसरा कंपाउंड है सेलुलोज, ठीक है। इन तीनों कंपाउंड्स के अंदर जो है वो एक दो चीजें हैं जिसकी बेस पे ये दोनों एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं। नंबर 1, नंबर ऑफ ग्लूकोज, कि इनके अंदर कितने ग्लूकोज हैं, ठीक है। और नंबर 2 सिमेट्री, कि इनकी सिमेट्री क्या है। अब मैं आपको बताता हूं कि इनके अंदर ये डिफरेंस कैसे आता है। फॉर एग्जांपल स्टार्च जो है इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक टाइप होती है जिसको आप कहते हैं अमाइलोज, और दूसरी टाइप होती है जिसको आप कहते हैं अमाइलोपेक्टिन। ये 2 टाइप्स जो हैं वो स्टार्च की होती हैं। अब ये अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन जो है, इनके अंदर अमाइलोज हमेशा होता है लीनियर चेन, और जो अमाइलोपेक्टिन होता है वो होता है हमेशा ब्रांच। अब देखिए दोनों स्टार्च की फॉर्म्स है, दोनों को हम खा सकते हैं, दोनों हमारे लिए जो है वो एडिबल हैं, दोनों हम डाइजेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन फर्क कहां आ रहा है? फर्क ये आ रहा है कि एक ब्रांच है और एक अनब्रांच्ड है, दोनों के लिए डिफरेंट एंजाइम यूज होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये ब्रांचिंग से कंपाउंड का नाम ही चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल अब देखिए जो सेलुलोज और ग्लाइकोजन है, इनके अंदर जो ग्लूकोज के सब यूनिट होते हैं वो किस में ज्यादा होते हैं? सेलुलोज में ज्यादा होते हैं और ग्लाइकोजन में कम होते हैं। लेकिन एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है कि ग्लाइकोजन एक्सट्रीमली ब्रांच्ड है, बहुत ही ज्यादा ब्रांच्ड कंपाउंड है, जबकि इसमें बहुत ज्यादा ग्लूकोज तो हैं लेकिन ये टोटल लीनियर है, अनब्रांच्ड है। तो यहां पर क्या पता लगा कि कार्बन की ये प्रॉपर्टी कि वो लीनियर शेप भी दे सकता है, ब्रांच शेप भी दे सकता है, ये प्रॉपर्टी कार्बन की जो है वो उसको हमारे इतने बड़े सारे जो एक पूरी हमारे सामने जो है वो एक डिक्शनरी मौजूद है कि इतने ज्यादा कंपाउंड्स हमारी बॉडी में होते हैं, उनको जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक शेप होती है वो कार्बन देता है, ना कि कोई और कंपाउंड देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक शेप्स हैं जो कि कार्बन की हमारे लिए बड़ी जरूरी होती है। लेकिन अब आइए, एक और कैरेक्टर है कार्बन का जिसकी अल्टीमेट इंपॉर्टेंस है, एक और कैरेक्टर है, और वो कौन सा है? वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म ये बड़ी जो है वो बहुत ही टिपिकल, बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो कैपेबिलिटी है। आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म ये होता है कि आपके पास एटम्स भी सेम हो,
नेचर, जो नेचर ऑफ एटम्स हैं वो भी सेम हो, ठीक है। नंबर 2, आपके पास जो है वो एटम्स के साथ साथ नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी वही हो, एटम्स भी वही हो, उतने ही एटम्स हो, ठीक है। लेकिन जो अरेंजमेंट है ना वो डिफरेंट हो जाए, जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है, जो स्ट्रक्चर में अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो जाए दो कंपाउंड्स की, तो उसको आप कहते हैं आइसोमेरिज्म, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप इसमें कहते हैं कि जी 3-4 तरह का आइसोमेरिज्म होता है। एक आइसोमेरिज्म होता है जिसको आप कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है कि दो कंपाउंड्स हैं, उनके नंबर ऑफ एटम्स सेम है, और एटम्स की टाइप्स भी सेम है, लेकिन वो दोनों स्ट्रक्चर के हिसाब से एक दूसरे से डिफरेंट है। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा आ जाएगा? ग्लूकोज वर्सेस फ्रुक्टोज। इसमें आप देख लीजिए, ये जो अब मैं बना रहा हूं ये है फ्रुक्टोज। इसमें आप देख लीजिए ये 6 कॉर्नर रिंग है, ये 5 कॉर्नर रिंग है, लेकिन इन दोनों में आपस में जो बेसिक फर्क है वो क्या है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, यानी कि अब इन दोनों में से हर एक की अलग इंपॉर्टेंस है। हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स किसके हैं? हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स हैं ग्लूकोज के, ना के फ्रुक्टोज के। सिवाय टंग के, सिवाय हमारी जबान के, फ्रुक्टोज के जो रिसेप्टर्स हैं वो कहीं नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब इसका ये हुआ कि हम अगर फ्रुक्टोज लेना शुरू कर देते हैं तो हमारी बॉडी, ये मैं अब आपको जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि अगर आप शक्कर खाते हैं विच इज फ्रुक्टोज, अगर आप फ्रुक्टोज खाते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन के सेल फ्रुक्टोज को एब्जॉर्ब करके पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, फिर ब्लड में भेजते हैं, ठीक है। इसको अगर आप जो है वो इजीली समझना चाहे, फॉर एग्जांपल ये इंटेस्टाइन के सेल हैं, ठीक है, ये इंटेस्टाइन के सेल हैं और ये इंटेस्टाइनल ल्यूमिन है दरमियान में। यहाँ पर आपके पास जो है ये फ्रुक्टोज है, आपने फ्रुक्टोज खाई और आप चाहते हैं कि आप अपने ब्लड में फ्रुक्टोज को भेजें। यहाँ भी ब्लड है और इधर भी ब्लड है, ठीक है। आप अपने ब्लड में फ्रुक्टोज को भेजते हैं तो सबसे पहले उस फ्रुक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, फिर ब्लड में भेजा जाता है, यानी असल इंपॉर्टेंस इन दोनों में ग्लूकोज की है। उप्स, सॉरी, मेरा पैर लग गया लैपटॉप पे और लैपटॉप पीछे कैमरे पे, और कैमरे के पास पीछे कोई जगह नहीं थी। बहरहाल, तो अब आप यहां पर देखिए कि ये जो फिनोमिना है आइसोमेरिज्म का, इसमें जो इंपॉर्टेंस है किसी भी कंपाउंड की वो बहुत ही ज्यादा है। ये भी आपको एक और एग्जांपल दूंगा, उससे भी आपको मजीद अंदाजा होगा कि आइसोमेरिज्म की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस हुआ करती है। तो बेटा ये तो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, जिसमें स्ट्रक्चर चेंज हो जाए मॉलिक्यूल का, ये टेक्निकल बात है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म सिर्फ वो होता है जिसमें मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। कुछ आइसोमेरिज्म ऐसे होते हैं कि जिनमें मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, लेकिन उनकी शेप थोड़ी सी चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल एक आइसोमेरिज्म होता है जिसको आप कहते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, अब ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म क्या है, ये भी आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि सिस ट्रांस क्या होता है। फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है, इसके अंदर जो है वो एक कंपाउंड है जिसके अंदर दो बड़े इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं और वो एक ही साइड पर लगे हुए हैं। अगर वो दोनों एक ही साइड पर लगे हुए हैं तो ये अपने ही से मिलते जुलते एक और कंपाउंड से किस तरह डिफर करेंगे कि वो जो इंपॉर्टेंट हैं उनमें एक एक्स इधर लगा हो, एक एक्स इधर लगा हो। अब ये वाला जो कंपाउंड होगा ये सिस होगा और ये वाला कंपाउंड होगा जिसको आप कहेंगे ट्रांस आइसोमेरिज्म। अब ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी किस लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा? ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो सिस और ट्रांस है इनमें भी कोई एक यूजेबल होगा और कोई एक नॉन यूजेबल होगा, यानी हमारी बॉडी हर लिहाज से किसी भी कंपाउंड की सिस और ट्रांस और हर तरह की अरेंजमेंट का ख्याल रखती है, और हर कंपाउंड जो है वो क्या देखा जाता है कि वो सही कंफॉर्मेशन में है कि नहीं, उसका कौन सा आइसोमर है जो हमारी बॉडी में आ रहा है, और वो हम फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप लोगों को इन्होंने सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म में इसकी एग्जाम्पल दी हुई है। ये जो है वो नहीं, ये सिस ट्रांस में नहीं है। ये देखिए ये सिस ट्रांस आइसोमर है, ये इन्होंने बताया हुआ इसको, ये XX और ये XX। अब ये दोनों, इन दोनों में नंबर ऑफ एटम्स और बॉन्ड्स जो हैं वो सेम हैं, लेकिन इनमें जो फर्क है स्ट्रक्चर भी सेम है, स्ट्रक्चर भी डिफर नहीं कर रहा, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, लेकिन सिर्फ एक मॉलिक्यूल है जिसके अरेंजमेंट की वजह से जो है वो जो उसका जो नेम है वो डिफरेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने यहां पर ऐसा किसी एग्जाम्पल नहीं दी हुई, हाँ ये देखिए
Biochemistry of vision involves a light-induced change of retinal, a chemical compound or in eye, from the cis isomer to trans isomer. Another ये चैप्टर 5 में डिस्कस हुई है, लेकिन वो क्या बात कर रहा है, वो कहता है कि जो सिस और ट्रांस आइसोमर है उसमें लाइट पड़ने पे हमारी आईज में जो रॉड्स होते हैं वो पहले सिस शेप में होते हैं, लेकिन लाइट पड़ने पर वही रॉड्स किस में चेंज हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म में आ जाते हैं और हम उसको देख सकते हैं। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि ये अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट है, आइसोमेरिज्म हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, इसीलिए आपको मैं अप्लाइड एग्जांपल देकर समझा रहा हूं कि ये कितने इंपॉर्टेंस है। फिर एक और आ जाती है एग्जांपल जो हमारे होते हैं, वो होते हैं कार्बन के आइसोमर, उनको आप कहते हैं इनांशियोमर्स। इनांशियोमर्स कौन से होते हैं? इनांशियोमर्स वो होते हैं जो एक दूसरे के एग्जैक्ट मिरर इमेजेस होते हैं, मिरर इमेजेस। अब ये मिरर इमेजेस कौन से होते हैं? मिरर इमेजेस बेटा वो होते हैं, वो कंपाउंड्स होते हैं जो एक दूसरे के जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट उलट हो। फॉर एग्जांपल मैं कार्बोहाइड्रेट बनाता हूं CHO, ठीक है, उसके बाद CHOH और उसके बाद मैं आपको बनाकर देता हूं CH2OH, ठीक है। अब दूसरा बनाता हूं मैं CHO CHOH CH2OH। अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि ये दोनों कंपाउंड्स जो हैं वो एक दूसरे के एग्जैक्ट मिरर इमेजेस हैं। यानी ये बिल्कुल ऐसे है जैसे दोनों हाथ होते हैं, दोनों हाथ जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर आप ऐसे नहीं रख सकते, ये ऐसे नहीं रख सकते, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं। अगर आप दोनों को इस ओरिएंटेशन में दिखाएं, तो दोनों एक दूसरे के एग्जैक्ट ऑपोजिट है। आप इवन अंगूठे थंब के उसके ऊपर देख लीजिए, इसका थंब और इसका थंब जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। तो जब ऐसा होगा तो उसको आप कहते हैं कि ये कौन सा आइसोमर्स हैं, ये मिरर इमेजेस हैं, यानी ये वाले जो हैं वो इनांशियोमर्स कहलाते हैं। मिरर इमेजेस की एक और डिपिक्शन अगर आपने देखनी है तो वो इस तरह से होगी। फॉर एग्जांपल CHO को मैं लिख देता हूं C डबल बॉन्ड H, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, C डबल बॉन्ड H, फिर CH यहां पर OH और फिर मैं लिखता हूं CH OH और H। अब इसके ऑपोजिट एक और कंपाउंड रखता हूं मैं, C डबल बॉन्ड O H CH OH CH OH और H। अब ये जो दो H हैं, ये जो दो H हैं और ये जो दो H हैं, इनकी वही मिसाल है जो हमारे अंगूठों की है। ये वही है जिनकी मिसाल हमारे थंब वाली है, यानी ये हमारे थंब्स की तरह एक दूसरे के ऑपोजिट आ रहे हैं, बट एक्चुअली दीज आर मिरर इमेजेस, ठीक है। अब आप देखिए, इनके लिए गौर कीजिए, मिरर का रूल क्या है। जब आप मिरर में खड़े होते हैं, जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो एक्चुअली आपका राइट हैंड आपके मिरर का लेफ्ट हैंड होता है कि नहीं? ऐसा आपका राइट हैंड आपके मिरर का लेफ्ट हैंड होता है। आप यूं कह लीजिए कि इस वक्त आप मुझे मेरी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली मैं जिस शेप में बैठा हूं आप उसके उलट मुझे देख रहे हैं। यू आर एक्चुअली वॉचिंग माई मिरर, ठीक है। मैं अगर अपने आप को इस वीडियो में देख रहा हूं तो मेरा जो राइट है वो एक्चुअली उसी के रुख का लेफ्ट है, ठीक है। तो यही सिचुएशन यहां पर आ रही है कि ये मिरर कैसे बन रहे हैं कि ये जो है इसके लिए ये राइट है लेकिन इसके लिए ये लेफ्ट है, ठीक है। सो दिस इज द इनांशियोमेरिज्म, इनांशियोमेरिज्म कहते हैं। ये जो इनांशियोमर्स हैं ये भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और इनांशियोमर्स की एक एग्जांपल आपकी बुक में लिखी हुई है जो मैं आपको बुक से ही पढ़ाऊंगा। दो कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम आमतौर पर यूज करते हैं, एक है आइब्यूप्रोफिन और दूसरा है एल्ब्यूट्रियोल, ठीक है। ये दो मेडिसिन हैं। आइब्यूप्रोफिन हमारे पास आमतौर पर ब्रोफिन में होती है और एल्ब्यूट्रियोल जो है वो हमारे पास आमतौर पर एस्मा की मेडिकेशन है। एस्मा जो कि हमारे खांसी जो है वो एक खांसी का सवियर जो है वो फिट्स पड़ते हैं जिसमें कन्वल्जन्स होती हैं। इसमें आप देखिए कि इसके बाकी शेप आप गौर कर लीजिए, इस पूरे कंपाउंड में गौर कीजिए, ठीक है। इस पूरे कंपाउंड पे गौर कीजिए और यहां पर नोट कीजिए कि इन दोनों में फर्क कहां आ रहा है। इन दोनों में पहले आप फर्क देखिए, ये कौन से कंपाउंड्स हैं। ये आइब्यूप्रोफिन के कंपाउंड है, ये S है और ये R है, ठीक है। अब गौर कीजिएगा, इसमें जो S है बेसिकली इसको आप राइट साइड कहते हैं और ये R जो है वो लेफ्ट साइड कहलाती है।
अब गौर कीजिए इफेक्टिव इनैंशियोमर, और इसमें सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या आ रहा है कि वही ग्रुप जो पहले इस साइड पर था अब वही ग्रुप इस साइड पर है। जब वो ग्रुप ऑपोजिट साइड पर आ रहा है तो वो आइब्यूप्रोफिन इनइफेक्टिव हो जाती है, और जब वो ग्रुप जो है वो अपनी एक्चुअल प्लेस पर आ रहा है तो वो आइब्यूप्रोफिन इफेक्टिव हो जाती है। यानी इसका मतलब ये है कि आप आइब्यूप्रोफिन का सॉल्ट जो है उसमें भी खास तौर पर आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो असल ग्रुप है जिसने फंक्शन करना है वो ग्रुप क्या हो, वो ग्रुप अपनी असल पोजीशन पर हो। अगर वो ग्रुप अपनी असल पोजीशन पर नहीं होता तो वो मेडिसिन इफेक्ट नहीं करेगी, दैट वुड नॉट इफेक्ट। आपको पता है एक चीज जो है वो एक टर्म यूज होती है बहुत सी इंडस्ट्रीज में, और खास तौर पर मेडिकेशन इंडस्ट्री में यूज होती है, जिसको आप कहते हैं प्लेसिबो। प्लेसिबो क्या होता है? प्लेसिबो क्या होता है? प्लेसिबो। सर नहीं याद है, एक दफा पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं है। प्लेसिबो कहते हैं किसी भी फेक चीज को, कोई भी चीज जिसकी तरह आप कुछ कहना चाह रही हैं। सर कोई स्टैंडर्ड देते थे, भूल गया। प्लेसिबो फेक है। प्लेसिबो का मतलब है कि आप किसी एक चीज का ऐसा फेक बनाएं कि आपको खुद भी अंदाजा ना हो कि ये फेक है या ओरिजिनल है। फार्मास्यूटिक्स में प्लेसिबो इफेक्ट यूज होता है। प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है कि आप एक बंदे को एक मेडिसिन देते हो, उसके अंदर या तो सॉल्ट होता ही नहीं है, या अगर होता है तो वो इनइफेक्टिव सॉल्ट होता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी आपने आइसोमर का पढ़ा। ठीक है, इसका फायदा क्या होता है कि सम टाइम वो पर्सन जिसको आप समझ रहे होते हैं कि वो मेडिकेशन जो है वो मुझे मिल रही है, एक पेशेंट कहता है कि जी मुझे मेडिकेशन मिल रही है, मैं ठीक हो जाऊंगा। अल्टीमेटली क्या होता है कि वो पर्सन खुद ही ठीक हो जाता है। डॉक्टर ये जज कर लेता है, साइंटिस्ट ये जज कर लेता है कि इसको वो बीमारी नहीं है जो ये समझ रहा है, तो वो उसको फेक मेडिसिन या फेक सॉल्ट देता है। ये बहुत ज्यादा जो है वो इफेक्ट, इसके बारे में बात की जाती है फार्मास्यूटिक्स में। फिर एक और बात आपको बताता हूँ कि ये जो ग्रुप्स होते हैं साइंटिस्ट मेडिकेशन यूज करते हैं, ये जो माइस वगैरह के ऊपर, उसमें क्या होता है, उनमें भी एग्जैक्टली यही फिनोमिना यूज होता है। उनमें वो दो ग्रुप्स बनाते हैं, एक कंट्रोल और एक एक्सपेरिमेंटल। कंट्रोल ग्रुप को वो मेडिसिन देते हैं लेकिन वो प्लेसिबो होती है, वो फेक मेडिसिन होती है, और दूसरे ग्रुप को वो एक्चुअल मेडिसिन देते हैं, एक्चुअल सॉल्ट देते हैं। तो वो जो फेक मेडिसिन है वो इस तरह भी बनाई जा सकती है कि आप इनइफेक्टिव आइसोमर यूज करें, और इनइफेक्टिव आइसोमर यूज करें, उसका जो है वो तजर्बा करें। ये देखिए कि आर्बिट्रोल है जो कि एजमा की मेडिसिन है, मसल्स इंप्रूविंग एयर फ्लो, ठीक है, एजमा पेशेंट्स में। ठीक है, यहां पर आप देखिए आल्बिट्रोल और एल्बिट्रोल दोनों हैं। इन दोनों में फर्क वंस अगेन क्या है, दोनों एक दूसरे के एग्जैक्ट ऑपोजिट्स है, यानी मिरर इमेजेस हैं। ये इफेक्टिव है, ये इनइफेक्टिव है। ठीक है, यानी अब आपके सामने एक बात आ गई कि आइसोमेरिज्म में इतना सा चेंज भी जो है वो किसी भी कंपाउंड को इनइफेक्टिव, और इवन ऐसे भी हो सकता है कि वो कंपाउंड हमारे रिसेप्टर्स पे ना जुड़े। इवन सम टाइम अगर एक हार्मोन है उसकी शेप खराब है, वो शेप जो है उसकी वो आइसोमर नहीं है, हमारा हार्मोन बन रहा है, उसके कार्बन नंबर भी पूरे हैं, हाइड्रोजन नंबर भी पूरे हैं, उसके अंदर कोई सल्फर लगा हुआ है या उसके अंदर नाइट्रोजन लगा हुआ है या कुछ और लगा हुआ है, सब कुछ पूरा है। उसके अंदर क्या नहीं है, वो जो आइसोमर रिक्वायर्ड था वो नहीं है। और ऐसे हार्मोन हैं, अगर आइसोमर नहीं है डेफिनेटली इट वुड नॉट इफेक्ट, और वो हमारे लिए एक पूरी जिंदगी का दर्द सर होगा कि वो हार्मोन ही नहीं बन रहा, हालांकि वो हार्मोन बन रहा है लेकिन उसका वो आइसोमर नहीं बन रहा। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आइसोमेरिज्म। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं जी, इसको आप कहते हैं जी, कोई क्वेश्चन करना है आप लोगों ने? जी सर, ये एग्जांपल थोड़ी क्लियर कर दें हार्मोन्स की, कि हमारी बॉडी में वो आइसोमर नहीं बन रहा होता जो हमें रिक्वायर्ड होता है। मैं एक एज्यूम केस बता रहा हूं कि फर्ज कर लें कि एक हमारे जीन में म्यूटेशन आ जाती है। जीन में म्यूटेशन आई, जीन में म्यूटेशन आ जाने की वजह से वो जो आइसोमेरिज्म था, जिस एंजाइम ने उस हार्मोन को फंक्शनल फॉर्म में लाना था, मैं आपको यहां पर थोड़ा सा बताता हूं, आप लोगों को यकीनन अंदाजा होगा लेकिन इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि फर्ज कर लें कि आपके पास एक जीन है और उस जीन से आपने जो है वो एक प्रोटीन हार्मोन बनाया, एक हार्मोन आपने बना लिया। अब जब आपने ये हार्मोन बनाया तो ये हार्मोन अभी फाइनल नहीं है, इस हार्मोन को फाइनलाइज करने के लिए एक और एंजाइम आता है और ये इसको जो है वो किस फॉर्म में ले जाता है, ये इसको सिस फॉर्म में ले जाता है। ठीक है, और ये अब आगे जाकर ये इसकी वर्किंग फॉर्म है, ये आगे जाके अपना काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल ये एंजाइम जो है, इसके ये एंजाइम भी तो प्रोटीन है ना,
एंजाइम भी तो प्रोटीन है, ये एंजाइम प्रोटीन है, ठीक है। अब अगर ये एंजाइम प्रोटीन है तो ऑब्वियसली ये एंजाइम भी किसी ना किसी जीन से बना होगा, क्योंकि जीन प्रोटीन जो है वो जीन से ही बनती है। इस जीन में फर्ज कर लिया म्यूटेशन आ जाती है, अगर इस जीन में म्यूटेशन आती है और ये एंजाइम बनता है, लेकिन ये सिस के बजाय उसको क्या कर देता है, ये सिस के बजाय उसको ट्रांस कर देता है, नाउ दिस हार्मोन वुड नॉट इफेक्ट because the receptors were only receiving the hormone in cis form, not in trans form. क्लियर हुआ? जी सर। ठीक है, तो इस तरह से भी चेंजेस आ सकते हैं। हम अगर कोई एग्जाम्पल भी लेते हैं तो वो एग्जाम्पल बताने का मकसद ये होता है कि एक्चुअली इस तरह का चेंज भी हमारी बॉडी के अंदर जो है वो आ सकता है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के वजह से। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज जो है, जी जी बताइए बताइए। मुझे एक्चुअली ना थायराइडिज्म का प्रॉब्लम है, मतलब थायरॉक्सिन नहीं बनता, मैं थायरॉक्सिन इंटेक करती हूँ, तो इसलिए मैं सोच रही थी कोई कुछ ऐसा ही ना हो कि हार्मोन बनता हो और इफेक्टिव ना हो। ओके, आपको अच्छा, चलें ठीक है, मैं इसको डिस्कस करूंगा, क्योंकि थायरॉक्सिन ना बनने की कई वजूहत हो सकती हैं। ठीक है, मेन वजह क्योंकि थायरॉक्सिन जो है वो एक्चुअली अमाइन है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है थायरॉक्सिन अमाइन है, पूरी प्रोटीन नहीं है, लेकिन जो है वो इस तरह का फिनोमिना भी हो सकता है। ठीक है, मैं इंशाल्लाह इसको देखता हूँ। ठीक है, अभी हम लेक्चर डिस्कस कर लें, हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया एकदम ही। ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा प्लीज़। अच्छा, अब इसमें जो है वो आप लोग टाइम पर आया करें, हमारा 10 मिनट बाद शुरू हुआ था। अच्छा जी, यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल आपको लगा था, एक और आइसोमेरिज्म मैंने ना असल में इनांशोमर्स आपको बता दिए। 2 आइसोमेरिज्म तो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, सिस ट्रांस है, ठीक है, उसके बाद एक आइसोमेरिज्म है जिसको आपने भी क्या कहा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तीसरा एक आइसोमेरिज्म होता है जिसको आप कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये जो आइसोमेरिज्म है ना, ये एक पूरी फील्ड है, इसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि कोई भी कंपाउंड अपने किसी एक ग्रुप की बेस के ऊपर लाइट को बेंड करने की सलाहियत रखता है। एग्जांपल लेते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की ही एक एग्जांपल है इनांशोमर्स, इनांशोमेरिज्म। ठीक है, इसी की मिसाल है इनांशोमेरिज्म। इनांशोमेरिज्म में क्या है कि फर्ज करें कि एक कंपाउंड है, उसका एक ग्रुप राइट साइड पर है, तो हमें ये कैसे पता लगेगा कि उसका जो ग्रुप है जो राइट साइड पर है और दूसरी उसकी कोई ऑपोजिट फॉर्म है, हमें ये कैसे पता लगेगा? याद रखिए, हम इन कंपाउंड्स के ऊपर फायर करते हैं लाइट। अगर वो कंपाउंड जो हैं वो किसी आने वाली लाइट को लेफ्ट बेंड कर दे, यानी ये कंपाउंड आने वाली लाइट को लेफ्ट साइड पर बेंड कर दे, तो एक्चुअली जो उसका मेजर ग्रुप है वो राइट साइड पर है, और अगर आने वाली लाइट को वही कंपाउंड राइट साइड पर बेंड कर दे तो उसका जो मेन ग्रुप है वो लेफ्ट साइड पर है। यानी जिस साइड पर लाइट बेंड होगी, जो मेन ग्रुप होगा, जो हमारी नजर में ग्रुप है, जो मेन ग्रुप होगा, वो मेन ग्रुप असल में उसके ऑपोजिट साइड पर होगा। दोबारा सुन लीजिए, जिस साइड पर लाइट बेंड हो रही है वो मेन ग्रुप उसके ऑपोजिट साइड पर होगा। ठीक है, इसको आप कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इनांशोमेरिज्म इसी की एग्जांपल है। अब देखिए, हमने 2 कंपाउंड्स को डिस्कस किया, जैसे ये है, ये 2 कंपाउंड्स हमने डिस्कस किए, यही वाले, ये देखिए। अब इसमें बेसिकली ये जो 2 हैं कंपाउंड्स, इसमें क्या हो रहा है, इसमें लाइट जो है वो OH की वजह से राइट साइड पर बेंड हो रही है, इसमें लाइट OH की वजह से लेफ्ट साइड पर बेंड हो रही है। अब गौर कीजिए, इस वाले कंपाउंड को जिसमें OH हमारे लिहाज से लेफ्ट साइड पर है, इसको आप कहते हैं डी आइसोमर। इसको आप डी आइसोमर कहते हैं। ये मैं कल मजीद डिटेल में डिस्कस करूंगा। और जिसमें जो है वो लाइट जिसमें लाइट राइट पर बेंड हो रही है और फंक्शनल ग्रुप लेफ्ट पर है, उसको आप कहते हैं एल आइसोमर। और जिसमें लाइट जो है वो राइट साइड पर बेंड हो रही है और जो ग्रुप है वो लेफ्ट साइड पर है, उसको आप कहते हैं डी आइसोमर। उसको आप डी आइसोमर कहते हैं। और ये पूरी इंडस्ट्री है डी और एल आइसोमर की। ठीक है, तो एक
जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है उसमें इनांशियोमेरिज्म क्या बताता है आपको कि दो कंपाउंड्स क्या होंगे, एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे, दोनों एक दूसरे के एग्जैक्ट ऑपोजिट होंगे। ये जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है इसी की एक और एग्जांपल है बेटा, वो है एपीमर्स। एपीमर्स एपीमर्स क्या होते हैं अब जरा सुनिएगा गौर से, टाइम कम है, इस एग्जांपल को गौर से सुनिएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो कंपाउंड्स हैं CH2O, सॉरी ये ग्लूकोज है CHO, ठीक है, उसके बाद COH, फिर मैं यहाँ बनाता हूँ H, फिर मैं बनाता हूँ CHOH, COH H, चार हो गए, COH H CH2OH। एक कंपाउंड मैंने बनाया ये। अब गौर कीजिएगा, दूसरा कंपाउंड बनाने लगा मैं, CHO COH H COH H COH H COH H CH2OH। हाँ जी, अब मुझे बताइए इन दोनों में मेन डिफरेंस कहाँ आ रहा है? कार्बन 3 पे सर। कार्बन नंबर 3 पे, कार्बन नंबर 3 पे इन दोनों में मेन डिफरेंस आ रहा है और इन दोनों के अंदर डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब गौर से सुनिएगा, इन दोनों में आया कार्बन नंबर 3 पे डिफरेंस। अब क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं? क्योंकि इसमें OH जो है वो लेफ्ट पर है, इसमें OH राइट पर है। क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं? नो। वाई? सर ये मिरर इमेजेस तो नहीं लग रहे। रीजन 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 मिरर इमेज होने के लिए पूरा कंपाउंड एक दूसरे के ऑपोजिट होना जी। जरूरी है। पूरा कंपाउंड एक दूसरे के ऑपोजिट होगा तो वो मिरर होंगे। यहां पे ये सिर्फ एक कार्बन की बेस के ऊपर एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स जो किसी एक कार्बन की बेस पे एक दूसरे से डिफर करते हैं और वो कार्बन जो है वो अपने ही एक्सिस के गिर्द रोटेट कर सकता है, ऐसे कंपाउंड इनांशियोमर्स नहीं होते। ऐसे कंपाउंड्स को आप एपीमर्स कहते हैं। ऐसे कंपाउंड को आप एपीमर्स का नाम देते हैं। बेसिकली इसको क्या कहा जाता है बेटा? इसको बेसिकली कहा जाता है ये वाला, हाँ, इसको कहा जाता है एसिमेट्रिक कार्बन। इस पूरे आपको ग्लूकोज के कंपाउंड में ना, ये जो दो कंपाउंड्स मैंने बनाए हैं, इसमें ये वाला कंपाउंड जो है ये ग्लूकोज है और ये वाला कंपाउंड गालिबन ये जो है ये गैलेक्टोज है, ठीक है। अब गौर कीजिएगा, अब ये जो कार्बन, इसके अंदर 4 एसिमेट्रिक कार्बन है। एसिमेट्रिक कार्बन कौन सा होता है? एसिमेट्रिक कार्बन वो होता है जिसके चारों बॉन्ड्स पर 4 एटम्स लगे हों, यानी कोई भी डबल बॉन्ड ना हो, जिसके चारों बॉन्ड्स पर 4 एटम्स लगे हों, उसको आप एसिमेट्रिक कार्बन का नाम देते हैं। कोई भी डबल बॉन्ड उसके अंदर ना हो, वो एसिमेट्रिक कार्बन। अब देखिए कि इसके पास चारों बॉन्ड्स पे 4 एटम्स लगे हुए हैं, ये एसिमेट्रिक कार्बन है और ये अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर सकता है। तो वो दो कंपाउंड जो एसिमेट्रिक कार्बन्स की वजह से एक दूसरे से डिफर करें, उनको आप एपीमर्स कहते हैं और ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की मिसाल होती है। अब यहां पर आप देखिए कि जो एपीमर्स हैं ये भी लाइट की वजह से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, लाइट को बेंड कर देने की वजह से, ठीक है। ये 3 एक साइड पर बेंड कर रहे होंगे, चौथा ये दूसरी साइड पर बेंड कर रहा होगा, तो इस बेस पे आप जो है वो कह सकते हैं। इसके अंदर 4 कार्बन हैं, ठीक है, 4 कार्बन हैं और ये चारों कार्बन डिफरेंट शेप्स में आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं कल इंशाल्लाह इस बात को डिस्कस करूंगा कि इनमें कोई भी OH किसी भी पोजीशन पर आ सकता है, कोई भी OH किसी भी पोजीशन पर आ सकता है। तो ये जो कोई भी OH किसी भी पोजीशन पर आता है, इस बेस पे इनके टोटल तकरीबन 16 आइसोमर्स बनते हैं। टोटल तकरीबन इनके 16 एपीमर्स बनते हैं। बेसिकली मुझे इसका फॉर्मूला नहीं याद आ रहा कि इसके कितने हैं, 4 कार्बन है, 4 कार्बन हैं, 4 हाइड्रोक्सिल हैं, तो 4 मल्टी, हाँ इसका ये फॉर्मूला होता है 4 × 4 16, 4 कार्बन 4 हाइड्रोक्सिल। तो क्योंकि 4 एसिमेट्रिक कार्बन है और उन चारों के साथ एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, तो इनके अंदर टोटल इनके जो पॉसिबल एपीमर्स हैं, इस एक ग्लूकोज के पॉसिबल एपीमर्स वो 16 बन सकते हैं। 16 एपीमर्स जो है वो बन सकते हैं इनके। तो ये है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और एक और जो आइसोमर है वो इंशाल्लाह मैं आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के हिसाब से वो मैं इंशाल्लाह आपको कल बताऊंगा। जी कोई सवाल?